नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मोहित कुमार जैन, प्राथमिक शिक्षक केंद्रीय विद्यालय बड़खुई से आज पुनः उपस्थित हूं आज की ऑनलाइन कक्षा लेकर। ये ऑनलाइन कक्षाएं केंद्रीय विद्यालय संगठन जबलपुर संभाग द्वारा आयोजित की जा रही हैं। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की विषय हिंदी का 6वां अध्याय चिट्ठी का सफर। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे पुराने समय में हम चिट्ठी लिखते थे, कैसे पहुंचाते थे और धीरे धीरे समय समय पर इसमें क्या बदलाव हुए, किस प्रकार से डाक विभाग में पिन कोड योजना का आरंभ हुआ और इस तरह से आज वर्तमान में हम किन चीज़ों का प्रयोग करके हम अपने संदेशों को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आइए इस अध्याय का आरंभ करते हैं। चलिए। चिट्ठी का सफर। अपनी 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। यानी कि जब आप पत्र लिखते हैं तो वह पत्र आपको जहां पहुंचाना है वो कितने समय में पहुंचता है, ये इस बात पे निर्भर कर सकता है कि आप कहां से कहां पहुंचा रहे हैं, यानी कि उन स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, आपको संदेश पहुंचाने की जल्दी कितनी है। यानी कि अगर आप ऐसा संदेश पहुंचाना चाहते हैं जो आपको लगता है कि कितने भी समय में पहुंच जाए और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है। कुछ ऐसे संदेश होते हैं जो हमें अति आवश्यक रूप से पहुंचाने ही होते हैं। तो इस प्रकार और एक जो कारक निर्भर करेगा आपका वो है तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं। यानी कि अगर आप उस लिफाफे पर जिसमें आपका पत्र है उस पर अगर आप ठीक पता और पूरा पता लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका जो खत है, आपकी जो चिट्ठी है, वो आपके गंतव्य स्थान पर पहुंचती है या नहीं पहुंचती है अथवा कितना समय लेती है। तो अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए। पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी से कैसे पहुंचाया जाए? स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। कई बच्चों को शौक होगा जो डाक टिकट हम लगाते हैं अपने चिट्ठियों पर, अपने लिफाफों पर, वो इकट्ठा करने का शौक बच्चों को होता है। तो अगर आप में से ऐसा कोई शौक रखता है तो आपको पता होना चाहिए कि इन सवालों के जवाब क्या हैं, और जिनको नहीं है ऐसा शौक वो भी पता करें कि इन प्रश्नों का उत्तर क्या हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सवालों के जवाबों के लिए जरा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो। दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। देखिए, एक लिफाफा ये है, एक्सप्रेस डिलीवरी। इसमें क्या लिखा है? महात्मा गांधी जहां हो वहां, वर्धा। एक तो ये है लिफाफा। एक ये लिफाफा है, इसमें क्या लिखा है? श्रीमान निदेशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अरविंद मार्ग, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली। ये पिन नंबर है 110016। इन पतों को आप इस रिक्त स्थान में लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इन लिफाफों के ऊपर जो पता लिखा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं? गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहां हो वहां, वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। यानी कि दूसरा जो लिफाफा है उस पर क्या लिखा हुआ है? इमारत, संस्थान और शहर, पूरा नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली, मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम,
शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। जो आपको मैंने अभी बताया था वो क्या था, पिन कोड 110016 ये पिन कोड था नई दिल्ली में उस जगह का जहां पर उस पत्र को भेजा जाना था। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है। ऐसी क्या जरूरत है कि हमें पिन कोड की आवश्यकता पड़ती है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। आपने ऐसे कई जगहों का नाम सुना होगा जो दो जगह होती है, अलग अलग जगह पर होती है, लेकिन उनका नाम सेम होता है, एक जैसे ही होता है। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छाड़ने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। यदि आपके पास पिन उसका उपलब्ध है, पिन कोड अगर आप अपने लिफाफे के ऊपर लिखते हैं तो जो डाक विभाग के कर्मचारी होते हैं जो डाक छाट कर भेजने का काम करते हैं उनको इसमें आसानी होती है कि आपका जो पत्र है वो कहाँ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि एक चिट्ठी किस तरह से लिखी जाती है और किन किन रास्तों से होते हुए वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचती है। ये देखेंगे आप, एक लड़की है, ये लड़की अपने एक मित्र को पत्र लिख रही है। ये इसने पत्र इस लिफाफे में डाला, उसके ऊपर पता लिखा, डाक टिकट लगाया और इसको इसने डाल दिया ये पोस्ट बॉक्स में। ये लाल कलर का आपको दिख रहा है, पोस्ट बॉक्स कहते हैं इसको। इसमें सारे खत डाले जाते हैं। इस पोस्ट बॉक्स से जब आप खत निकलेंगे वो पोस्ट ऑफिस में जाते हैं। पोस्ट ऑफिस में इन सारे पत्रों की छटनी होती है कि कौन सा जो चिट्ठी है, कौन सा लिफाफा है वो कहाँ की ओर जाने वाला है। इसके बाद सारे एक ही जगह जाने वाले पत्रों को, चिट्ठियों को, लिफाफों को इकट्ठा करके इस तरह से वहां जिस जगह ये जाना होता है वहां पे पहुंचाया जाता है। फिर वहां से वो विशेष जगह जाने वाले पत्रों को उन स्थानों पर जाने वाले डाकिया को दे देते हैं और डाकिया आपके पास, यानी कि जिस मित्र को उसने खत लिखा था उस मित्र के पास डाकिया पहुंच जाएगा अपना जो भी उसने पत्र लिखा है वो लेकर। इस तरह से इस लड़की ने पत्र लिखा और इन रास्तों से होते हुए वो डाके के माध्यम से जिस मित्र को लिखा था वो उसके पास उसका पत्र पहुंच गया। चलिए अब जानते हैं पिन क्या है। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है, यानी कि पिन का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप क्या है, पोस्टल इंडेक्स नंबर, PIN। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले दो अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है। और अगले 3 अंक यानी 01016 दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। यानी कि ये डाकघर का कोड है और यहाँ से डाक बांटी जाएंगे और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाई जाएंगे। अब आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अब तुम्हारा स्कूल जहां पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। यानी कि आपका जो स्कूल है वो कहां पर है, आपका विद्यालय कहां पर है, उसका पिन कोड आप पता करिएगा। अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। आप जहां रहते हैं वहां का पिन कोड क्या है वो भी आपको पता करना है। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा। यानी कि जब आपको पता करना होता है कि कहीं का पिन कोड कहाँ है तो डाक विभाग में, डाकघरों में एक पिन कोड डायरेक्टरी होती है। पिन कोड डायरेक्टरी में आपको अलग अलग डाकघरों के पिन कोड वहां पर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके मोहल्ले का ही आपको पिन कोड पता करना है तो वहां पर जो लेटर बॉक्स या पोस्ट बॉक्स लगा होता है उस पर पिन अंकित होता है, तो वहां से भी आप अपने मोहल्ले का या अपने घर के आसपास का
पिन कोड पता कर सकते हैं। प्रमुख जगहों, शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। अब आपको ये भी पता करना है कि जो प्रमुख जगह हैं, दिल्ली है, आगरा है, मुंबई है, इनके आप पिन कोड नंबर कहाँ कहाँ से आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो आपने पिन के बारे में जान लिया इतना सब, आगे चलते हैं। अब पिन कोड की इतिहास जानते हैं, पिन कोड कैसे प्रारंभ हुआ। तो जानते हैं, पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। इसका योजना का नाम क्या था? पोस्टल नंबर योजना। और कब की? 15 अगस्त 1972 को। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। जो हमने शुरू में गांधी जी को पत्र देखा था, उसमें कहीं भी पिन कोड नहीं लिखा था, क्योंकि पिन कोड कब आरंभ हुआ था? 15 अगस्त 1972 को। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। समय समय पर डाक विभाग में, डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव होता रहा है और इस तरह से पिन कोड चालू हुआ। डाक टिकटों में भी तरह तरह के बदलाव होते रहे हैं। अब जानते हैं बहुत पुराने समय में किस तरह से चिट्ठियां पहुंचाई जाती थी। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम, जंस्कार जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। तो ये हरकारे होते हैं, ये क्या करते हैं? जगह जगह पर डाक पहुंचाते हैं और ऐसे कठिन स्थानों पर पहुंचाते हैं जहां पर और किसी साधन की पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है, काफी कठिन कार्य होता है। तो इनके बारे में हमने जाना। चलिए आगे चलते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेश वाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये भी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। यानी कि कुछ ही ऐसी प्रजाति हैं कबूतरों की जो कि संदेश ले जाने का और लाने का काम करती हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। ग्रहबाज या हुमर। ग्रहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। ऐसे पक्षियों के बारे में आपको पता करना है कि जो काफी दूर तक का सफर तय करते हैं और ये अपना सही जगह कैसे पता कर पाते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं और सही स्थान पर कैसे संदेश पहुंचाते हैं, ये आपको पता करना है। चलिए अब उड़ीसा पुलिस के बारे में जानते हैं। उड़ीसा पुलिस किस तरह से कबूतरों का उपयोग संदेश को भेजने के उपयोग में करती है। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन
15-20 साल होता है और 8 से 10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक। इस किताब का नाम क्या है? ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापें। यह रहा उनका पता और ये उन्होंने उनका पता दिया है। अगर आप नेशनल बुक ट्रस्ट को एक पत्र लिखना चाहें और यदि आप चाहते हैं कि ग्रे नेक जो पुस्तक है वो हिंदी में भी प्रकाशित हो तो इनको आप पत्र लिख सकते हैं। एक मैं यहाँ पर आपको एक कार्य देना चाहूंगा। यहाँ पर जिक्र हुआ है दूसरे विश्व युद्ध का, तो आपका एक गृह कार्य होगा कि आप पता करें कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया और इसमें ऐसा कौन सा देश था जिस पर परमाणु जैसा बड़ा हमला हुआ। उस देश का नाम पता करिएगा। चलिए अब हम एक पत्र देखते हैं कि पत्र हम कैसे लिखते हैं, चिट्ठी कैसे लिखते हैं। तो इस तरह से देखिए, एक मित्र ने अपने दूसरे मित्र को लिखा है। इसका नाम है कुमार। इसका ये पता दिया हुआ है। तो इस तरह से ऊपर जो दाएं तरफ लिखा जाता है वो होता है प्रेषक का पता, यानी कि जो खत लिखता है, चिट्ठी लिखता है, उसका पता। तो इसने लिखा है कुमार, घर संख्या 245, मधकड़ी मार्ग, चित्रदुर्ग। फिर उसके बाद दिनांक लिखी जाती है कि किस दिनांक को ये पत्र लिखा गया। इसके बाद उसने अभिवादन किया अपने मित्र का। प्रिय मित्र प्रतीक, सप्रेम नमस्ते। हम सब यहाँ सकुशल हैं। आशा करता हूँ कि तुम सब सानंद होंगे। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, अच्छी तरह चल रही है। तुम अपनी पढ़ाई के बारे में लिखो। छुट्टियों में मैं माता पिता के साथ मैसूर गया था। वहाँ मैंने चामुंडी पहाड़, चिड़ियाघर, राजमहल, वृंदावन बगीचा, ललित महल आदि को देखा। तुमने कभी मैसूर देखा है? वह सचमुच सुंदर नगर है। तुम भी अपने माता पिता के साथ मैसूर जा सकते हो। सबको मेरा प्रणाम कहना। धन्यवाद। तुम्हारा प्रिय मित्र कुमार। इसके बाद ये उसके मित्र का पता है, प्रतीक DS, घर संख्या 633, कुवेम्पु मार्ग, कलबुर्गी। ये प्राप्तकर्ता का पता है, यानी कि ये जो पत्र जिसके लिए लिखा गया है, जिसको हमें पहुंचाना है, तो वो पत्र कहाँ जाएगा उसका पता यहाँ पर लिखते हैं। इस तरह से आप अपने भी मित्र को पत्र लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं शब्दकोश की। शब्दकोश इंग्लिश में इसको डिक्शनरी बोलते हैं। आपके पास, कई लोगों के पास होगी डिक्शनरी। नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है जिसमें संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया है। संचार, तो इस तरह से डिक्शनरी का ये पेज होता है, शब्दकोश का एक पेज होता है। इसमें देखो आप कई सारे शब्द दिए, जैसे संगीतज्ञ, संग्रह, संचार। संचार का अर्थ पढ़ते हैं, किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली या कम्युनिकेशन। टेलीफोन, टेलीविजन, सैटेलाइट आदि संचार के माध्यमों से दुनिया आज छोटी हो गई है। दूसरा इसका अर्थ है किसी चीज का प्रवाह, चलना, फैलना, जैसे शरीर में रक्त का संचार, विद्युत का। बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है। तो हम जिस संचार के बारे में पढ़ रहे हैं वो है किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। इस संचार के बारे में इस पाठ में हम पढ़ रहे हैं। ये जो संचार दिया गया ये अलग है। इस संचार का अर्थ होता है कि शरीर में रक्त का संचार, या कहीं हम कहते तो विद्युत का संचार, ये अलग है। इसका होता है अर्थ प्रवाह, चलना या फैलना। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? कम्युनिकेशन से। इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी होती है। इस शब्दकोश के पेज को देखो और अपनी भी आपके पास जो शब्दकोश है, डिक्शनरी है, उसको अच्छे से देखो और आप पता करो कि उसमें शब्दों के अर्थ के साथ साथ ऐसी क्या क्या जानकारी दी गई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा संचार।
पुराने समय में हमने पढ़ा कि कबूतरों का प्रयोग किया जाता था, हरकारे का प्रयोग किया जाता था और कबूतरों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब नए समय में हम ऐसे कौन से माध्यमों का प्रयोग करते हैं जिनसे हम संचार क्रिया को उपयोग में लाते हैं। देखिए, फैक्स। फैक्स का पूर्ण रूप होता है फार अवे जेरोक्स, यानी कि आपके पास कोई दस्तावेज है, उस दस्तावेज को या चिट्ठी को आपके पास है, आप उसे कहीं दूर भेजना चाहते हो, तो एक ये टेलीफोन की तरह से कनेक्ट हो जाता है। इसका जो नंबर होता है वो भी एक टेलीफोन के नंबर की तरह ही होता है। तो आप जब यहाँ से इस दस्तावेज को इसमें एंटर करेंगे, प्रविष्ट करेंगे और कहीं दूर बैठे हुए नंबर को डायल करेंगे, किसी दूर फैक्स मशीन को डायल करेंगे, तो वो फैक्स मशीन पर आपका जो दस्तावेज है उसकी एक जेरोक्स यानी कि छाया प्रति वहां पर पहुंच जाती है। और देखिए किस चीज का प्रयोग करते हैं, टेलीफोन। टेलीफोन का प्रयोग हम अपनी बातों को एक दूसरे से बात करने के लिए प्रयोग करते हैं टेलीफोन को। तो टेलीफोन का आप तो प्रयोग जानते ही होंगे। स्मार्टफोन, जो कि आज आप लोग सब लोग कर रहे हैं, जिससे आप ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं, तो इसका उपयोग तो आप बहुत बखूबी जानते होंगे। एसएमएस। एसएमएस भी काफ़ी अब पुराना हो चुका है, लेकिन एसएमएस का भी अपना एक उपयोगिता है। एसएमएस मीन्स होता है, उसका अर्थ होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, यानी कि बहुत संक्षिप्त में अगर आपको किसी को संदेश पहुंचाना है तो आप एसएमएस का प्रयोग करते हैं। अब आता है ईमेल। ईमेल का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि आप कैसे इंटरनेट का उपयोग करके आप अपने किसी दस्तावेज को या अपने किसी बात को आप कहीं दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सके, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, और ये बहुत ही तुरंत पहुंचता है। तो ईमेल एक बहुत ही अच्छा संचार का माध्यम है वर्तमान समय में। फेसबुक का भी आप उपयोग करते हैं काफ़ी सारे दोस्तों से जुड़े रहने के लिए, उनको अपनी बात शेयर करने के लिए, उनसे अपनी फोटोज़ वगैरह शेयर करने के लिए। तो आज के समय में फेसबुक का भी एक संचार के माध्यम में बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है। अब आता है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का भी उपयोग किसी से छुपा नहीं है। व्हाट्सएप आजकल काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा ही प्रख्यात है इस चीज़ में, संचार के माध्यमों में। संचार के माध्यमों में व्हाट्सएप का उपयोग जो है वो कई शासकीय संगठन भी करने लगे हैं, और आप अपनी फैमिली, अपने परिवार से जुड़ने के लिए भी व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं। अब मैंने आपको जो पाठ पढ़ाया उससे संबंधित कुछ मैं प्रश्न पूछूंगा, ताकि मुझे पता लग सके कि आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है अथवा नहीं। तो पहला प्रश्न ये रहा, किसी भी जगह का पिन कोड कितने अंकों का होता है? तो बताइए कितने अंकों का होता है, अभी आपने पढ़ा था। किसी भी जगह का पिन कोड कितने अंकों का होता है? तो इसका उत्तर है 6 अंकों का। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पिन PIN का पूर्ण अथवा पूरा रूप क्या है? यानी कि जो पिन है वो किस का संक्षिप्त रूप है या छोटा रूप है? इसका उत्तर है पोस्टल इंडेक्स नंबर, PIN, पोस्टल इंडेक्स नंबर। इसको आप याद कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, डाक तार विभाग ने पिन कोड की शुरुआत कब की? ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, तो याद कीजिए कब की। डाक तार विभाग ने पिन कोड की शुरुआत कब की? इसका उत्तर है 15 अगस्त सन 1972 को। डाक तार विभाग ने पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त सन 1972 को की। अगला प्रश्न, डाक संदेश भेजने के काम में किस प्रजाति के कबूतरों को काम में लाया जाता है? यानी कि आपको याद होगा, मैंने आपको बताया कि हर प्रकार के कबूतरों का प्रयोग नहीं किया जा सकता इस काम में। तो डाक संदेश भेजने के लिए किस प्रजाति का कबूतरों काम में लाया जाता है? तो हमने पढ़ा था कि गिरहबाज व हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। अगला प्रश्न, हुमर कबूतरों का जीवन काल कितना होता है? ये भी हमने पढ़ा था। इन कबूतरों का जीवन काल होता है 15 से लेकर 20 साल। चलिए बहुत अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब ये अध्याय समाप्त हुआ। इसमें अब मैं आपको कुछ गृह कार्य दे रहा हूँ, इनको आप कीजिएगा, इससे आपको इस पाठ पर पूरी समझ विकसित हो सकेगी। टिकट संग्रह का शौक काफी लोकप्रिय है। धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा
डाक से जुड़ी और बहुत सी चीजें शामिल हो गई हैं। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। क्या तुम जानते हो इस विज्ञान का क्या नाम दिया गया है? पता करो और यहाँ लिखो। यानी कि जो लोग टिकट कलेक्ट करते हैं, टिकट का संग्रह करते हैं, उसको उस जो वो जो विज्ञान है या इसको संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है, शौक है, उसको हम क्या कहते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये सारी देखिए आपको टिकट दिखाई गई है। इस तरह से जो टिकट संग्रह करते हैं उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं, इसका नाम आप पता करिएगा और यहाँ पर लिखिएगा। अब एक गहकार और है आपका, अपने घर पर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढो, उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों का जवाब लिखो। आपको एक पत्र ढूंढना है, आपके घर में कहीं भी मिल जाएगा, किसी ने किसी को लिखा होगा, तो उसमें आपको पता कहना है निम्न प्रश्नों का उत्तर। का, पत्र किसने लिखा? खा, किसे लिखा? गा, किस तारीख को लिखा? घा, यह पत्र किस डाकखाने में तथा किस तारीख को पहुंचा? और इन सब का उत्तर पता करने के बाद आपको ये बताना है कि यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला। ठीक है, तो इस गृह कार्य को कीजिएगा। धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप जानते हैं संपूर्ण विश्व में कोरोना वायरस नामक महामारी फैली हुई है। इसके लिए जो सबसे इससे के बचाव का जो सबसे अच्छा उपाय है वो है सामाजिक दूरी बनाए रखना। आप एक दूसरे से 2 गज की दूरी अवश्य बनाए रखें, हाथों को साफ करते रहें और सरकार पर विभिन्न जो दिशा निर्देश हमेशा जारी किए जाते हैं उनका पालन करें। अपने सगे संबंधियों को इनका पालन करने के लिए प्रेरित करें। घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।